टेलविंड्स कैसे ढूंढे, ये क्वेश्चन जनरली बार बार मेरे पास आता है हर दूसरे दिन। तो एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, बहुत आसान जो रहेगा, जिससे आप स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर तक पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि देखो, पैसा वही बनता है जिस सेक्टर में टेलविंड्स है, या जो सेक्टर रिलेटिवली इंडेक्स को बीट कर रहा है। बीट करना इन द सेंस वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अगर इंडेक्स फॉल हो रहा है, निफ्टी 500 स्टेगनेंट है या नीचे जा रहा है, लेकिन अगर वो सेक्टर, वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इतने स्ट्रॉन्ग है, पूरा मार्केट डाउन टर्न डाउनफॉल की ओर है, और वो अगर राइट साइड कंसोलिडेट भी करे, तो दैट इज द रिलेटिवली बहुत मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमको ऐसे ही सेक्टर पे फोकस करनी है। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है, सीधा चलते हैं हम उस पर। पहले मैं आपको सेक्टर टेलविंड्स कैसे फाइंड आउट करें ये बताएंगे, फिर कुछ स्ट्रॉन्ग सेटअप्स हैं जो अभी मेरे रडार में है वो शेयर करूंगा, वो भी कैसे वॉच लिस्ट हम बनाए वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले जो जो कंपनीज, मतलब सॉरी, जिस भी सेक्टर की कंपनीज अच्छा नंबर रिपोर्ट करने लग जाए, जैसे अभी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड का रिजल्ट आया इस क्वार्टर में, ठीक है, तो सेल्स क्या जंप हुई, वाई वाई सेल्स अभी तो अराउंड 17% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जंप जंप हुई वाई वाई, वो लगभग लगभग 30% के आस, मतलब 73 करोड़ से सीधा सीधा 100 करोड़ हो गई, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ मिल रहा है, हमको दिख रहा है, ठीक है। 17% वाई वाई सेल्स ग्रोथ हुई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा जंप आया। ऐसे ही प्रॉफिटेबली देखो, अभी तो ये टर्न अराउंड कंपनी है, प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, लेकिन इसके लॉसेस कम होते जा रहे हैं। पिछले साल जून में 45 करोड़, फिर 63 कंटिन्यूसली। अब ये रिसेंटली मेरे ख्याल से सबसे कम लॉस हुआ इस क्वार्टर में। पास्ट क्वार्टर्स को आप कंपेयर करोगे तो -33। मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही है, रिजल्ट अच्छा है, हमको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही हमको भाई चार्ट्स की भी भाषा होती है, चार्ट्स भी अपनी उनकी भी लैंग्वेज है, वो भी कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। तो अर्निंग्स आई, अर्निंग्स आने के बाद मतलब नेग्लेक्टेड सेक्टर था, नेग्लेक्टेड स्टॉक था, डाउन ट्रेंड की ओर था, कहीं नहीं जा रहा था, ऊपर जा रहा था तो वापस नीचे गिर जा रहा था। रिजल्ट आने के बाद एकदम से तेजी से प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, उसके बाद स्टिफ बना हुआ है। मतलब क्या, दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, यही है पीड, जिसको पीड फिनोमिनन हम बोलते हैं, कि अर्निंग्स के बाद, अर्निंग्स के बिफोर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस एकदम नेगेटिव थी, सेंटिमेंट्स एकदम नेगेटिव थे। अब यहाँ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, प्लस अर्निंग सेल्स रिपोर्ट भी अच्छी करी है ना। तो ऐसे ही अगर किसी सेक्टर में, किसी इंडस्ट्रीज में ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अच्छा रिजल्ट देने लग जाए, जैसे अभी आप देखोगे तो सफ़ायर फूड्स लिमिटेड का भी ये जो है, इसमें भी रिसेंटली देखो अर्निंग्स के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। देवयानी इंटरनेशनल भी में भी ब्रेकआउट देखने को मिला, है ना, रिसेंटली, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स सबसे पहले जो जरूरी है, हम क्या करते हैं, कौन से सेक्टर में टेलविंड्स है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, हमको उल्टा सोचना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। कहाँ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का नंबर्स बहुत अच्छा आ रहा है, चाहे आप अर्निंग्स या सेल्स के नंबर देख के अपनी वॉच लिस्ट बनाते हो, तो आप फंडामेंटली ऐसे वॉच लिस्ट बना सकते हो कि कौन सा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे जो अभी तक नहीं आ रहे, मतलब वो सरप्राइज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से वॉच लिस्ट अपनी क्रिएट करते हो, तो आप चार्ट्स वगैरह में देख सकते हो, आप रेगुलर स्कैनिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी Q4 FY26 में क्या हुआ था, आप देखोगे यूनाइटेड फूड ब्रांड्स ने अच्छे नंबर रिपोर्ट किए थे, उसके बाद ये रुका ही नहीं, 5% की सर्किट लिमिट में चले गया। देखो पिछले क्वार्टर मई के आसपास आया, ये पूरा वॉर वॉर का सिचुएशन था, माहौल था, उसके बाद भी ये रुक नहीं रहा था, है ना। अभी न जाने प्रॉफिटेबल हुआ भी है कि नहीं, आई थिंक शायद अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। हाँ, अभी इस क्वार्टर में 0.8 EPS इसका दिखा रहा है, उसके पहले तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी।
तो मार्केट तो आगे का ही सोचेगा। अब जब तक ये पैसा बनाएगा तब तक इसके स्टॉक को उतना ऊपर ले जाएंगे कि कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, है ना। ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर रहा होगा, तो हमको बिफोर चलना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आप अच्छे जो जिस सेक्टर में या इंडस्ट्रीज़ में जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अच्छा नंबर देना स्टार्ट कर दे रहे हैं, प्लस प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही है, वो आपको रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स या इंडस्ट्री तक ले जाएगा। उसी के स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में रखनी है। फिर उसमें आपको लीडर ढूंढना है। लीडर आप भी टेक्निकल एनालिसिस से भी ढूंढ सकते हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा हुआ है। पूरा मार्केट गिर रहा है तो उसको फर्क नहीं हो रहा है। या फिर आप फंडामेंटली भी सोचो, जो सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है, सबसे ज़्यादा अर्निंग्स कर रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। तो ऐसे हम अपनी स्ट्रिक्ट वॉच लिस्ट बनाएं, ठीक है। तो ये हो गया जो क्राइटेरिया। अब कुछ जो स्टॉक्स अभी रडार में है, ठीक है, वो मैं शेयर करता हूँ। कुछ कंपनी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक कंपनी है जेजी केमिकल्स, ठीक है, जेजी केमिकल्स। मैं भी प्रोनाउंस करते करते कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। जेजी केमिकल्स अब ये अपने लंबे बेस से बाहर आ रहा है। कोई स्टॉक को पकड़ना है तो कब पकड़ना है? यंग यंग हो तो ठीक है भाई, शादी करनी है तो यंग एज में करनी है ना। तो कोई ये लंबा चौड़ा अच्छा खासा मूव दे देगा, फिर उसके बाद हम जागेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, पूरा आधे से ज़्यादा जूस निकल गया रहेगा, ठीक है। तो हमको यंग मूवमेंट जो स्टार्ट हो रही है उसको पकड़ना है, ठीक है। ये इसलिए हम फोकस करते हैं। पर्सनली मैं जो जो स्टॉक लंबे बेस से बाहर आ रहा है। अब इस केमिकल्स में क्या चल रहा है, थोड़ा सा कैटलिस्ट वगैरह बता देता हूँ फटाफट, कुछ स्टॉक्स की। नहीं तो आप बोलोगे यार ये तो सिर्फ ऐसे ही दिखाता है चार्ट और उसके बाद फिर कुछ बताता नहीं है कंपनी के बारे में। अब देखो ये क्या है, जेजी केमिकल्स क्या करती है। लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है, जो टायर वगैरह को देती है। बेस्ट इन क्लास आरओसी अमंग केमिकल्स है। तो इसमें आप देखोगे इसके जो पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में इसका लार्जेस्ट आरओसी है ना। मतलब ये काइंड ऑफ मार्केट लीडर ही है। तो जिंक ऑक्साइड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पे दिया हुआ था कहीं पे, मैंने आरओसी का कंपैरिजन चार्ट में अभी देख ही रहा था, इसका पढ़ ही रहा था। खैर चलो टाइम वेस्ट नहीं करते उसमें। तो मेन क्या है, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, क्या कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है। हमको देखो, पैसा तो या तो रियल अर्निंग से बनेगा, सच में अर्निंग्स आने वाली है, या तो फिर स्टोरी माहौल बनेगा। हर कोई बोलेगा कि यार इसमें तो पैसा बनने वाला है, तो हमको वो स्टोरी फाइंड, वही कैटलिस्ट फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्या कर रहा है कि अपनी कैपेसिटी दहेज वाली गुजरात ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन उसको डबल कर रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन न्यू प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज एंड ओपनिंग नॉन रबर एंड मार्केट्स। अभी रबड़ वगैरह सप्लाई करता है टायर को, ठीक है। अब ये जा रहा है, देखो जैसे ये इसकी आर ओ सी 18% है, वही मैं ढूंढ रहा था, जो जो 3x 5x हाइयर है देन इसकी। देखो 4%, सुदर्शन केमिकल की 5%, इसके 6%। ये लिस्टेड अदर लिस्टेड कमोडिटी स्पेशलिटी केमिकल्स वाले पी से, ठीक है। अब ये कैपेसिटी डबल कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है रबर और टायर से अलावा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे जाएगा, सेरेमिक में, सीलिंग में, एग्रो फार्मा स्पेशलिटी सब में जाएगा ये, ठीक है। तो यही है मेन इसका कैटलिस्ट। बाकी तो आपको आप रडार पे रखेंगे और अपनी फ्रेमवर्क के हिसाब से आप प्ले आउट करेंगे। देखो ये इसका एक अलग वीडियो बता दूंगा, पोर्टफोलियो साइजिंग और अपना फ्रेमवर्क कैसे हम बनाएं उसके बारे में डिटेल में अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। जीजे केमिकल देख ले, उसके बाद फिर ये देख लेते हैं IOLCP केमिकल्स, ठीक है। इसके बारे में शायद मैंने पहले बात की है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कंपनी जो है APIs बनाती है, जो आइबुप्रोफिन, जो पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफिन वगैरह, जो दर्द की जो कल परसों मुझे भी बहुत दर्द दे रहा था दांत में, तो मैं पैरासीटामॉल ही खोज रहा था। तो आइबुप्रोफिन और जो पैरासीटामॉल जो उसमें फॉर्मूल मतलब केमिकल लगता है, API लगता है, वो ये कंपनी बनाती है। इसकी भी बहुत बड़ी अच्छी खासी मतलब मार्केट लीडर है ये, कैपेसिटी है इसकी API की। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पुरानी जो APIs हैं उससे डाइवर्सिफाई होके ये भी अलग अदर APIs, मतलब जो स्पेशलिटी APIs हो गए,
कौन कौन से, आई थिंक जैसे डायबिटिक मेडिसिन उसके लिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, यही मेन कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है। और अब एपीआई का डाउन साइकिल रिवर्सल हो गया भाई, देखो स्टॉक बहुत ज़्यादा, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो माल बिकता नहीं, उतनी डिमांड आती नहीं तो उसके प्राइजेस कम होते हैं। तो जो डी स्टॉकिंग वाला फेज चल रहा था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अब दिख रहा है कि हमको रिवेन्यूज़ और अर्निंग्स बढ़ रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है इसने, ठीक है। और जो डाइवर्सिफिक जो मेन जो कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है वो एपीआई में, अदर देन जो पुराने एग्जिस्टिंग एपीआई पैरासीटामोल वगैरह के, उससे डाइवर्सिफाई करके दूसरे नए प्रोडक्ट एक्सचेंज में जा रहा है, ठीक है। यही अपने को मेन ध्यान रखना है। अब जैसे दो, एक एक कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। अब देखो बीच में जो है फाइनेंस जितनी कंपनी थी, एनबीएफसी थे, सब ब्रेकआउट दे रहे थे स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि एक बाउंस टाइप का हुआ वापस से, मतलब टप्पा खाया और गिर ही गया वापस, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कर पाया। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड है, अब अर्निंग्स आई उसके बाद देखो इसने लंबे बेस से जब ये बाहर आया अपने, तो ये स्टिफ खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ठीक है। अब क्या एनपीएस दूर हो रहे हैं, एयूएम यहाँ से बढ़ने का टारगेट चल रहा है, मैनेजमेंट भी गाइडेंस दे रही है, एयूएम बढ़ेगा, डाइवर्सिफाई करेंगे। और जो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल भी टर्न हो रही है, माइक्रो फाइनेंस की साइकिल टर्न होने के अलावा क्या हो रहा है कि जो लोन बुक है अदर देन माइक्रो फाइनेंस, मतलब सिक्योर्ड लोन बुक है, उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है। तो ये कुछ कैटलिस्ट हैं, इसको सब ध्यान में रख के हम, आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। पोर्टफोलियो साइजिंग हाई करके, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो तो पोर्टफोलियो साइजिंग कम करके यू विल फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल। सबकी अपनी अपनी, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, ठीक है। वही मैं बोलता हूँ, इसका मैं अपन अलग से वीडियो बना लेंगे। अब देखो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये देखो जैसे मैंने बताया, अर्निंग्स आने के बाद अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फॉल भी हो गया था, फिर शेक आउट हुआ। दिस आर कॉल्ड, देखो एम ए शेक आउट, प्राइस शेक आउट दोनों दिख रहा है इसमें अपने को, आगे वापस ही ऑल टाइम हाई पे आ गया है। अब इसकी जो पास्ट की जो स्टोरी थी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी कि इसके प्रमोटर्स ने जो डिफ़ॉल्ट किया था, है ना, तो इसीलिए ये बहुत चीप हो गया था, है ना। ऑपरेशनली रिकवरिंग स्मॉल फाइनेंस, देखो इसकी एन पी एज और एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, पैट तेज़ी से रिबाउंड हो रहा है ना। अब जो भी डिस्काउंट में मिल रहा है, अगर सच में कि जो पुराना डेट वेट वाला इशू था, जो इसके प्रमोटर्स जो डेट चुका नहीं पाए थे, अब यहाँ से डेट रीपे कर रहे हैं, स्टोरी जो अभी चल रही है, माहौल बन रहा है, ऐसा अगर ट्रू हो गया तो डेट विल बी अ, मतलब बहुत अच्छा बेनिफिशरी रहेगा फॉर द स्टॉक, ठीक है। ये देखो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हमको सोचना है इस हिसाब से कि क्या सच में ये कैटलिस्ट जो हम देख रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट थीसिस देख रहे हैं, ये प्ले आउट हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, क्या रिवेन्यू, कैटलिस्ट मतलब क्या, सिंपल भाषा में क्या रेवेन्यू और अर्निंग्स बनेगा कंपनी को, बस एक ही थॉट रख के हमको कंपनी को वही बस सर्च करना है एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है। अब वैल्यूएशंस डिस्काउंट हो गए थे, है ना, अब यहाँ से अब बढ़ेगा तो ऑब्वियस है फंडामेंटल इंप्रूव हो गए तो प्राइस एक्शन में भी अपने को दिखेगा। तो ये जैसे मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई हुई है। अब एक स्टॉक और है, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, ये भी अपने लंबे बेस से ऊपर बाहर आया है और स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। हालांकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 50,000 करोड़ के आसपास का। अर्निंग्स के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी इसमें क्या, सी डी एम ओ लेड मार्जिन री रेटिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब सी डी एम ओ वाला मिक्स प्ले आउट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो वाला रिवेन्यू का जो पोर्शन है उससे मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार ये तो जो आर एन डी वगैरह जो करेगा उसमें खर्चा नहीं करेगा, इसका तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इतना तो पैसा बनेगा ही इतनी मार्जिन से, ठीक है। मार्जिन शिफ्ट हो रहा है, मेन सी डी एम ओ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ठीक है मिक्स। तो दैट इज़ द की। और ये मार्जिन इन्फ्लेक्शन, ये क्वार्टर जो रहा, मार्जिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहा लास्ट क्वार्टर में 29%। और अभी सेम अगर इसी ऑपरेटिंग मार्जिन से ये प्ले आउट होता तो
दैट वुड बी मतलब बहुत अच्छा गुड बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि कब कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है या नहीं। हमको इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, है ना, हमको स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज़ पे प्ले आउट करना है। अब एस एस डब्ल्यू एल, ये स्टील एंड अलॉय व्हील्स को जो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड, इसमें भी सेम कहानी हो रही है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। स्टील से लेके अब ये अलॉय व्हील में जो इन्होंने कैपेसिटी अपनी बढ़ाई, कैपेसिटी इज़ बीइंग एडेड अहेड ऑफ द डिमांड, नॉट चेजिंग इट। डिमांड आ रही है तभी कैपेसिटी बढ़ रही है। इतने यूनिट्स ऑफ अलॉय व्हील कैपेसिटी कंपनी ने बना दी है, 6.2 मिलियन फॉर FY27 ऑन ए लार्ज, ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी लार्ज 25 मिलियन यूनिट कंबाइंड स्टील एंड अलॉय व्हील प्रोडक्शन बेस। तो इसमें भी हमको कैपेसिटी बढ़ी है और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, अलॉय व्हील्स की, जिसकी डिमांड आ रही है, उसके बाद ये सप्लाई ला रही है। तो ऐसा सोचना है अपने को कुछ। मतलब आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लियर होगा किस टाइप की कंपनीज हम रडार में रखते हैं और कैसे सेक्टर, मतलब स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स वाले कंपनीज तक हम पहुँचें और अच्छी वॉटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनीज की वॉच लिस्ट बनाएं। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।